Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is biodiversity. This is my second video on biodiversity. In the first video हमने क्या लिया था? Definition. क्या है definition biodiversity की biodiversity और biological diversity क्या है? Variety एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके अलावा हमने जो है 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखी थी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और हमने बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ और बायोडाइवर्सिटी ऑन इन इंडिया, इसके अलावा पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, ये सब हम पहले वीडियो में ले चुके हैं। आज हम जो लेंगे वो क्या होगा? इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। मतलब क्या हुआ? कोई भी इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट है या डेजर्ट है, यहाँ पर इस इकोसिस्टम पर में बायोडाइवर्सिटी होने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदा है उस इकोसिस्टम को भी और ह्यूमन बीइंग को भी। तो इसमें क्या आता है, ये देखा गया है कि वो कम्युनिटीज़ जहाँ पर स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ होती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिच होती है, वहाँ वो क्या होते हैं कम्युनिटीज़, वो जो कम्युनिटीज़ हैं वो स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू किसके, जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज़ कम है। अब स्टेबल माने क्या होता है? स्टेबल माने क्या होगा? स्टेबल कम्युनिटी इकोसिस्टम में कम्युनिटी आती है विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी का? पहला क्या है कि ये स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर, नॉट मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होते हैं? प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उससे ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से फिर ये इनको हर्बीवोर्स खाते हैं, उनमें जाता है, फिर इस तरह से डिफरेंट लेवल्स में इकोसिस्टम में ये जाते रहते हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल लगभग वही बना रहता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है स्टेबल कम्युनिटी में कि या तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू नेचुरल कैलामिटीज जो भी आती हैं उनके, और या मैन मेड और मैन-मेड डिस्टर्बेंसेस। स्टेबल कम्युनिटी जो होती हैं वो रेजिस्टेंट होती हैं। तीसरा, स्टेबल कम्युनिटी किसको कहेंगे? रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज होती है जो वहाँ की नेटिव नहीं होती, उस प्लेस की नेटिव नहीं है, ये बाहर से आई हैं और ये क्या करती है? इन्वेजन करती है। माने क्या होती है? जो एंडेमिक स्पीसीज हैं, जो वहाँ की लोकल हैं उस जगह की, उनको ये क्या करती हैं? नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये इन्वेजन होता है। तो इस तरह से ये यदि स्टेबल है तो इस तरह से एलियन स्पीसीज आके इन्वेड करेंगी तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। डेविड
टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने के लिए इकोसिस्टम पर, और उसने ये पाया, उसने डिफरेंट प्लॉट्स बनाए थे। तो उसने ये देखा कि प्लॉट जिसमें स्पीसीज बहुत ज़्यादा थी, मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच थी, उसमें क्या था, ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है टोटल बायोमास में क्या था, बहुत ज़्यादा नहीं था। बायोमास माने जो प्लांट प्रोडक्ट्स मिलता है उनका टोटल मास ज़्यादा नहीं था। और इंक्रीज डाइवर्सिटी जो थी, जहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी वहाँ पर क्या थी, प्रोडक्टिविटी हाई थी। ये डेविड का टिलमैन का एक्सपेरिमेंट था। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रिच, यदि बायोडाइवर्सिटी रिच होगी माने ज़्यादा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज होंगी, रिच बायोडाइवर्सिटी ये क्या होगा, इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी ये जरूरी है। रिच बायोडाइवर्सिटी से इस प्लेनेट पर ह्यूमन का सर्वाइवल क्या होगा, वो आसान हो जाता है। ये तो थे किस स्टेबल कम्युनिटी में क्या होगा, किसको हम स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे या उससे क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक हाइपोथेसिस दी गई कि यदि बायोडाइवर्सिटी नहीं है या किसी इकोसिस्टम से कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जा रही है तो क्या होता है, उसके लिए एक हाइपोथेसिस दी गई, इसको कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यदि पॉल एहरलिच ने, इसने क्या किया, इसने कंपेयर किया इकोसिस्टम को किससे, एक एयरप्लेन से, एक हवाई जहाज से कंपेयर किया। और जो एक एक रिवेट होते हैं, रिवेट जानते हैं जिससे कि दो पार्ट आपस में जुड़े रहते हैं, रिवेट को कंपेयर किया किससे, जो स्पीसीज होती है उस इकोसिस्टम में उससे। तो उसने क्या कहा कि जिस तरह से एयरप्लेन में रिवेट होते हैं उसी तरह से जो इकोसिस्टम है उसमें स्पीसीज हैं। अब यदि हम रिवेट निकालते जाएं एयरप्लेन से तो क्या आएगा, बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाएगी, वीक हो जाएगा एयरप्लेन। उसी तरह से यदि स्पीसीज हटती जाए इकोसिस्टम से तो वो क्या होगी, इकोसिस्टम डेंजरस लेवल पर आ जाएगा। और कौन सा रिवेट हटेगा, मान लीजिए ये रिवेट हट रहा है विंग्स का यदि रिवेट हटता तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिणाम होगा। तो इसने कहा इसी तरह से कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस इकोसिस्टम के लिए, उसके एक्सटिंक्ट होने से बहुत भयंकर परिणाम हो जाते हैं। ये कहलाता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसमें कि उसने कंपेयर किया इकोसिस्टम को किससे, एक एयरप्लेन से, और स्पीसीज को उसने बताया रिवेट। जैसे रिवेट हटते जाते हैं एयरप्लेन में, हटाते जाएं हम तो क्या होगा, वहाँ पर वो टूट सकता है, हवाई जहाज जो है वो टूट सकता है। और एक खास तरह जगह की विंग से यदि रिवेट हटा दें तब तो वो पूरा का पूरा बिल्कुल ही बहुत भयंकर हो जाएगा। ये जो हो जाती है स्पीसीज एक्सटिंक्ट जो होती है उसको उसने रिवेट से कंपेयर किया है। अब ये देखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है वो किस किस की स्पीसीज पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, उसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट लॉस हुआ है और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया है। ज़्यादातर लॉस होता है ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो बायोलॉजिकल जो हमारी वेल्थ है उसको जो है वो कम करती जाती है। एग्जाम्पल है कुछ, पहला एग्जाम्पल है कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड।
कोलोनाइजेशन माने मनुष्य बसना शुरू कर दिया मनुष्य ने, ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। ये आइलैंड थे हैं पैसिफिक रीजन में, और वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। ट्रॉपिकल लेयर पिछले वीडियो में बताया है। वहाँ पे क्या था, मनुष्य नहीं रहते थे। जब मनुष्य वहाँ रहने लगे, कोलोनाइजेशन हो गया, तो क्या देखा गया कि यहाँ पर मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, माने गायब ही हो गई। किस वजह से, क्योंकि मनुष्य वहाँ पे बस गया, उन्होंने शिकार किया या जो भी पॉल्यूशन किया, जो भी किया, उसकी वजह से ये बर्ड्स की स्पीसीज क्या हो गई। उसके बाद ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर 2004 में ये कन्वेंशन हुआ। इसके अनुसार 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं इन लास्ट 500 ईयर्स। पिछले 500 साल में 784 स्पीसीज जो वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट माने बिल्कुल गायब हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। फिर कुछ खास पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जो एक खास पर्टिकुलर जगह के एंडेमिक थे। एंडेमिक मतलब उसी जगह पाए जाते थे और कहीं नहीं पाए जाते थे वर्ल्ड में, लेकिन वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट हो गए तो अब हमें नहीं मिलते हैं। इसमें एक एग्जांपल है डोडो। डोडो फ्रॉम मॉरिशस। डोडो क्या है, ये फ्लाइटलेस बर्ड थी, एंडेमिक टू मॉरिशस। ये फ्लाइटलेस बर्ड थी जो केवल मॉरिशस में मिलती थी, लेकिन मनुष्य की एक्टिविटी से ये क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अभी डोडो नहीं मिलती है। इसी तरह से क्वागा, ये जो है जेब्रा की तरह का एनिमल था, अफ्रीका में एंडेमिक था। अफ्रीका से ये गायब हो गया बिल्कुल, जेब्रा की तरह का एनिमल था। फिर ये थाइलासीन, ये टाइगर की तरह का था एनिमल, और ये इसकी स्पीसीज भी बिल्कुल गायब हो गई। कहाँ का एंडेमिक था ये, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता था केवल, वहाँ से ये क्या हुआ, गायब हो गया। इसी तरह से स्टीलर्स सी काऊ, ये रशिया से एक्सटिंक्ट हो गया। और 3 स्पीसीज टाइगर की 3 स्पीसीज, उनके नाम थे बाली, फिर जो है जवान और कैस्पियन स्पीसीज ऑफ टाइगर। ये भी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ये तो कहाँ की थी, इंडोनेशिया, बाली और जावा वहीं के आइलैंड्स हैं। ये वहाँ पे टाइगर मिलते थे, टाइगर। और कैस्पियन, ये कैस्पियन सी के पास टर्की वगैरह, टर्की और कंट्रीज हैं, वहाँ पर मिला करते थे। ये क्या हो गया, अब एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब नहीं मिलते। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर होते हैं या जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं स्पीसीज, वो किसकी हैं, एम्फीबियंस की। एम्फीबियन जो है वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होते हैं, क्योंकि जरा सा भी अनफेवरेबल कंडीशंस हुई उनके लिए तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और अभी जो है 15,500 स्पीसीज, ये क्या है, वल्नरेबल टू
एक्सटिंक्शन मतलब कगार पर है बिल्कुल। यदि इनका कंजर्वेशन नहीं किया गया तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अभी तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका, बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन जो है। 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ऑफ स्पीसीज हो चुके हैं जब से अर्थ बनी है। जब से अर्थ बनी है और लाइफ वहाँ पर आई है तब से लेकर अभी तक 5 बार ऐसा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हुआ है। और जो अभी हमारे समय में चल रहा है दिस इज 6th एपिसोड। अभी एक्सटिंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यू कर रहा है। तो इसीलिए कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गया कितनी लॉस हो चुका, हमारे बायोस्फीयर को इतना लॉस हो चुका है। और अभी भी लॉस क्या हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। और बायोडाइवर्सिटी में लॉस से क्या होता है ये भी हमने देखा कि पूरा इकोसिस्टम ही जो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि मनुष्य का रहना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। अब कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्यों होता है, ये पहले बताया। ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटी। हम जो काम करते हैं उसकी वजह से ही ये बायोडाइवर्सिटी में ये नुकसान होता है। और ये 4 मेजर कॉजेज हैं। 4 मेजर कॉजेज, इनको क्या कहते हैं, इविल क्वाड्रेंट। ये 4 मेन एक्टिविटीज हैं ह्यूमन बीइंग की जिसकी वजह से ये लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब जो इतनी सारी वैरायटी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, कम होती जाती है। ये 4 कॉजेज में सबसे पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट माने रहने की जगह। यदि हम रहने की जगह ही ख़त्म कर देंगे किसी एनिमल की या प्लांट की तो क्या होगा, नेचुरली स्पीशीज क्या होंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और फ्रेगमेंटेशन माने हैबिटेट को छोटा करते जाते हैं। तो हैबिटेट लॉस में ये है कि पहले क्या था, 14% ऑफ लैंड जो अर्थ पर थी वो क्या थी, कवर्ड बाई फॉरेस्ट। 14% लैंड में जो था वो क्या थे, फॉरेस्ट थे। और फॉरेस्ट पे आप जानते हो कि ज़्यादातर उसमें एनिमल्स, इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी की जो मिलती है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलती है, या और फॉरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से फॉरेस्ट पहले ये 14% लैंड को कवर करते थे, जो कि अब क्या हो गया है, केवल 6%। क्यों हो गया, क्योंकि हमने जंगल काट दिए, हैबिटेट को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इस तरह से यदि हैबिटेट लॉस कर देंगे तो नेचुरली स्पीसीज की वैरायटी क्या होंगी, कम होंगी। तो इस तरह से ये अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही, जिसको कि हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा पेड़ हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में कि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से सप्लाई होती है। पूरी जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये अमेजन रेन फॉरेस्ट ही है। और इसमें क्या था, अब इसको इसको भी काटते गए हैं, किस लिए, सोयाबीन उगाने के लिए या फिर कैटल के लिए ग्रास। तो जंगलों को काट के क्या कर रहे हैं, ग्रासलैंड बना दे रहे हैं या उस पर खेती करने के लिए। तो इस वजह से भी ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस कर रहे हैं। प्लांट्स का, एनिमल का, इंसेक्ट का, सबका क्या कर रहे हैं, हैबिटेट वो हम नष्ट कर रहे हैं। और फ्रेगमेंटेशन माने छोटा छोटा करते जा रहे हैं। जो बड़ा हैबिटेट था उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बदल दिया। उससे क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जिनको खुले में रहते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, माइग्रेटरी एनिमल्स या बर्ड्स, वो उनकी स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। तो फ्रेगमेंटेशन माने जो हैबिटेट है उसको हम टुकड़ों में बांटते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो मैमल्स और बर्ड्स या माइग्रेटरी एनिमल्स हैं
वो उन पे बहुत असर पड़ता है फ्रैगमेंटेशन से। दूसरा चीज़ क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जितना हमें चाहिए उतना तो हम लेते ही हैं, फिर हम लालच में आ जाते हैं और फिर हम और ज़्यादा उसको नेचर से वो चीज़ें लेने लगते हैं। जैसे पेड़ काटने का, हमने पेड़ जो है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए काटने शुरू किए, इमारत की लकड़ी काटनी शुरू की, तो हमें उतने ही पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, लालच में क्या करते हैं हम कि और काट लें और काट लें, थोड़ा सा और काट लें, या जो भी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा कर लें, वो कहलाता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो इसी ओवर एक्सप्लॉइटेशन में जैसे कि अब मैराइन फिशेज़ हैं, मैराइन फिशेज़ बहुत इस समय अवेलेबल हैं काफ़ी, लेकिन उसको भी हम क्या कर रहे हैं, ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। जहाज़ के जहाज़ निकल पड़ते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से यह क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और मैराइन फिशेज़ क्या हो जाएंगी कि एंडेंजर्ड हो जाएंगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो जाएंगी, माने बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो इस तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन माने क्या हुआ, फूड और शेल्टर के लिए हमारी नीड जो है उसको हम किस में बदल देते हैं, ग्रीड में। नीड जो है वो तो हम लेते हैं बायोस्फीयर से, लेकिन उसके बाद हम ग्रीडी हो जाते हैं, हम लालची हो जाते हैं कि और ले लें और ले लें, इसलिए। और इसमें ये फ़िश आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर इसका हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। बाहर से यदि कोई स्पीसीज आ जाती है किसी लोकेलिटी में, तो जहाँ वो जिस जगह वहाँ पर जो पहले से स्पीसीज हैं जो वहाँ की एंडेमिक हैं, उन पर क्या होता है, वो नुकसान करता है। तो एलियन स्पीसीज तो बाहर की हैं, और इन्वेजन माने उनके आने से नुकसान होता है। तो ये इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं एलियन स्पीसीज जो है, इंटेंशनली या डिलिबरेटली, या तो मनुष्य जान के करता है या कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो जाती हैं। ये इसमें इन्वेड हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, डिक्लाइन करती हैं या एक्सटिंक्शन कर देती हैं किसका, इंडिजिनस स्पीसीज का। जैसे लेक विक्टोरिया है, उसमें पहले चिड़ियाएँ हुआ करती थी जो वाटर एनिमल्स होते थे, उनको जो है बहुत अंतर पड़ गया जब वहाँ पर दूसरी जगह से फिश वगैरह को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसी तरह से हमारे यहाँ कैरेट ग्रास है, पार्थीनियम, या पानी में आपने देखा होगा वाटर हायसिंथ या आइकोनिया, ये सब बाहर से आए हुए हैं। और ये आइकोनिया तो पूरा वाटर बॉडीज़ को कवर कर लेता है, तो वहाँ पर जो होना चाहिए वाटर एक्वेटिक प्लांट्स वो नहीं होके क्या होता है, आइकोनिया ही पूरे में भरा होता है। ऐसे लैंड पर लेंटाना है, ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है और ये पूरा ज़मीन को घेर लेता है। ये तो लैंड पर है, और आइकोनिया जो है वाटर हायसिंथ, ये जो है पानी पर फैलता जाता है। लेंटाना हो गया, फिर ये पार्थीनियम है, घास है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है और पूरा जो है जगह को घेरता चला जाता है। तो ये तो हो गए इनके फॉरेन इन्वेजन, जो एलियन स्पीसीज हैं उनके इन्वेजन की वजह से। और चौथा है को एक्सटिंक्शन। क्या होता है, जब भी कभी दो स्पीसीज एक साथ रहती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं किसी न किसी काम के लिए, और उसमें से एक एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरी भी क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसको कहेंगे को एक्सटिंक्शन। जैसे कि हमने पॉलिनेशन में पढ़ा था मॉथ और प्लांट का, कि वो होते हैं ओब्लिगेट पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म। मतलब इंसेक्ट तो पॉलिनेशन करता है और इंसेक्ट उसी के फूल में क्या देता है, अपने एग ले करता है। तो एग यदि फूल इंसेक्ट नहीं होगा तो प्लांट नहीं, उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, आगे नहीं चलेगा। और यदि वो प्लांट नहीं होगा तो मॉथ जो है वो अपना एग नहीं ले कर पाएगा। तो इसको ऑब्लिगेट पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ये जो है इस तरह का होगा, यदि एक भी इसमें से एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा क्या होगा, अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये सारे तो
कॉजेज हैं जिसकी वजह से कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है। और ये सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या हमारे जानबूझकर या हमारे अनइंटेंशनली क्या होती हैं, ये सब मनुष्य की ही एक्टिविटी से गवर्न होती हैं। अब जो है रीजन्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इतने लॉसेस हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमें कंजर्व करके रखना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। क्यों कंजर्व करना है हमें, ये देखना है। पहली चीज़ तो किस लिए कंजर्व करना है हमें, कंजर्व करना माने संरक्षण करना, इस तरह से कि कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो। पहला है नैरोली यूटिलाइजेशन। इसमें हम देखते हैं हम किस लिए, हमें यदि कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या नहीं मिलेगा जो हमें मिलता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से। पहला चीज़ तो क्या होगी, फूड। हम फूड के लिए डिपेंड करते हैं इन पे। फूड में क्या क्या आ जाता है, सीरियल्स, पल्सेस और फ्रूट्स। फिर हमारा फायरवुड है, ये भी हमें बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही मिलता है। फाइबर्स मिलते हैं। इस तरह से जिस चीज़ के लिए हम प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं वो सब चीज़ें हमें इसी से मिलती हैं। ये जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टैनिन, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट या एनिमल से हमें मिलते हैं। और फिर ये मेडिसिन, सबसे इम्पोर्टेंट तो मेडिसिनल प्लांट हैं, मेडिसिन। तो ये सारे हमारे थोड़े से यूटिलाइजेशन, ज़्यादा नहीं है लेकिन ये नैरो यूटिलाइजेशन है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कंजर्व करना चाहिए। दूसरा होता है ब्रॉड। ये तो लिमिटेड लेवल पर चाहिए होती है हमें, लेकिन अनलिमिटेड चीज़ों हमें चाहिए। ब्रॉडली यूटिलाइजेशन में क्या चीज़ आती है कि जैसे कि अभी बताया था, अमेजन फॉरेस्ट से हमें, रेन फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। और टोटल वर्ल्ड में जितनी ऑक्सीजन है उसकी 20% ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से मिलती है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रॉड यूटिलाइजेशन है इसका। इसके अलावा पॉलिनेशन, यदि पॉलिनेशन नहीं होगा, जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है या मॉथ है, वो जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है वो नहीं होगा तो प्लांट्स का क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी। तो ये पॉलिनेशन भी ये ब्रॉडली यूटिलाइजेशन में आता है। और फिर इसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू भी है इसकी, कि हम पार्क में घूमते हैं या जहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच है, उस जगह पर घूमना वगैरह हमें क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया दूसरा। और तीसरा है एथिकल वैल्यू। बायोडाइवर्सिटी की एथिकल वैल्यू भी है कि मोरल ड्यूटी बनती है हमारी ये, कि हम जो है उसको बायोडाइवर्सिटी वाले जगहों को क्या करें, केयर करें और अपनी ये लिगेसी जो है गुड ऑर्डर में फ्यूचर जनरेशन को पास करें। तो इस तरह से ये एथिकल वैल्यू है इसकी, कि ये रहने चाहिए, बाग बगीचे जो हैं वो रहें आगे की जनरेशन के लिए भी, सस्टेनेबल कंजर्वेशन। तो इसलिए कंजर्वेशन ज़रूरी है। ये तो हो गए कंजर्वेशन के, कि इसके क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए। इसके अलावा ये आता है कि मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। इसमें दो मेन है, एक कहलाता है इन सीटू। इन सीटू माने जहाँ पर है
उसी जगह पर कंजर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई टाइगर की स्पीसीज सेव करनी है, तो उस जंगल को ही पूरे को हमने क्या किया, कंजर्व बना दिया, या ये कहलाते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इस जगह पर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, उस पूरी की पूरी जगह को ही हम क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं। ये जगह कहलाती है, जैसे पूरे फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर दिया, वो उसको कहलाएगा इन सीटू। और ये 2015 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ था। इंडिया में भी या कोई स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज एक जगह की एंडेमिक है और कहीं नहीं मिलती है, तो हम उसे पूरे एरिया क्या कर दें, कंजर्व कर दें। माने वहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता, कोई भी आके कोई पेड़ नहीं काट सकता, इस तरह के जो करेंगे वो कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू माने एक्स-सीटू माने उस जगह से हटा के, जैसे जू वगैरह में क्या करते हैं, जो स्पीसीज जो है एंडेंजर होती है, कम होती हैं, उनको हम ला के जू में रख देते हैं और फिर उनकी अच्छी तरह से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो। जहाँ पर वो मिलती हैं उससे हटा के और दूसरी जगह में नेचुरल हैबिटेट से हटा के वहाँ पे कहाँ पर रखेंगे, एक ऐसी प्लेस पे रखते हैं जहाँ पर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें और स्पेशल केयर कर सकें। इसमें जैसे आ जाता है जूलॉजिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स, इनमें जो है हम उन स्पीसीज को रखते हैं जो हम कहीं से ला के वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स-सीटू 14 में आया, 15 में आया है, फिर 17 में आया है, फिर ये 18 में आया है, फिर 22 में आया है। ये एक्स-सीटू में क्या क्या आते हैं, एक तो क्रायो प्रिजर्वेशन, एक तो ये आ गए, फिर क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। क्रायो माने बहुत ठंडे, ये जो है गैमीट्स वगैरह को हम क्या करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं, फिर आगे जाके उनसे फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर न करके बाहर करते हैं। फिर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में ज़्यादातर प्लांट जो है प्रोपोगेट करते हैं, थोड़ा सा 1-2 सेल या कुछ थोड़ा सा पार्ट लेके टिश्यू का और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर करके पूरा प्लांट बना लेते हैं। फिर है सीड बैंक। सीड बैंक में क्या करते हैं, हम जो स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं उनके बीज को लंबे समय तक वो हम रख सकते हैं प्रोटेक्ट किए हुए करके, और फिर उनको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ये इनको हम कहते हैं सीड बैंक। तो ये 2 तरीके मेन हैं, एक्स-सीटू और इन-सीटू। इन-सीटू माने जहाँ पर है उसी जगह प्रोटेक्ट कर दें, और एक्स-सीटू माने कि हम उठा के उसको दूसरी जगह ले